आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। एज यू नो, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एज देयर एसेंशियल पार्ट। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एक एसेंशियल पार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने डिफाइन किया, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एज देयर एसेंशियल पार्ट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या सिर्फ कार्बन होने से कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है? देन आंसर इज नो। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते। एग्जाम्पल इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? देन आंसर इज नो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जबकि इनमें कार्बन है। तो आपने देखा कि सिर्फ कार्बन होने से कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन जाता। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए उस कंपाउंड को किसी ऑर्गेनिक फैमिली का मेंबर होना पड़ेगा। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो किसी ऑर्गेनिक फैमिली का मेंबर है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो प्रश्न खड़ा हुआ कैसे डिसाइड होगा ऑर्गेनिक फैमिली क्या होती है? तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो इन जनरल आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट, एल्काइल और एराइल ग्रुप भी बोलते हैं उसे। एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो आपने देखा कि इन जनरल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बताया गया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन जनरल दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट। पहले पार्ट को हम हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम एल्काइल और एराइल ग्रुप भी बोलते हैं। और सेकेंड पार्ट कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंड पार्ट क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। तो इन जनरल आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट होंगे, हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट को। हाइड्रोकार्बन पार्ट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा। और इस पार्ट की विशेषता है इट डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। यह कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमारा मतलब है उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है। ये जो कंपाउंड के अपने प्रॉपर्टीज होते हैं इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एंड दे आर डिसाइडेड बाय हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट से डिसाइड होता है। तो आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला पार्ट जिसे हम हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है और कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। सेकेंड पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इट डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। यह कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को, रासायनिक गुणों को डिसाइड करता है। कौन सा पार्ट? तो फंक्शनल ग्रुप। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ये दोनों पार्ट हों। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल का। इथेनॉल CH3 CH2 OH. In this compound, this part is consisting of only carbon and hydrogen. It is called हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसे हम हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। दिस इज इथाइल ग्रुप, आगे चल करके हम पढ़ेंगे। एंड दिस पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप। ये कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं कि इथेनॉल में दोनों पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। पहला पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट
एल्काइल पार्ट, दैट इज इथाइल ग्रुप है यहाँ पर, और दूसरा पार्ट है फंक्शनल ग्रुप जिसको हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं इन हिंदी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने देखा इन जनरल दो पार्ट होंगे, हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड फंक्शनल ग्रुप। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल का, जिसको हम एसीटैल्डिहाइड भी बोलते हैं। एसीटैल्डिहाइड देखिए क्या फॉर्मूला है एसीटैल्डिहाइड का, CH3 CH डबल बॉन्ड O। This is called acetaldehyde or ethanol. In this compound, this part is hydrocarbon part because it is consisting of only कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं कि ये पार्ट सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोकार्बन पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट दिस ग्रुप CHO ग्रुप, इट इज नथिंग बट फंक्शनल ग्रुप। ये इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। हाइड्रोकार्बन पार्ट आपने देखा कि कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। इफ देयर इज चेंज इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, देयर विल बी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट में चेंज हो रहा है तो कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इन जनरल आप देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज बढ़ने के साथ जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब इन जनरल बढ़ते जाते हैं विथ इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप विथ साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। और सेकेंड है फंक्शनल ग्रुप, जो कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर करें, इथेनॉल एंड इथेनॉल एसीटैल्डिहाइड, आप देख सकते हैं इनके हाइड्रोकार्बन पार्ट डिफर कर रहे हैं। इसमें CH3 ग्रुप दैट इज मिथाइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जबकि इस कंपाउंड में इथाइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो इनके हाइड्रोकार्बन पार्ट डिफर कर रहे हैं, तो नेचुरली इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर करेंगे। दूसरी चीज, इनके फंक्शनल ग्रुप भी एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। इथेनॉल में एल्कोहलिक ग्रुप दैट इज OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, जबकि इथेनॉल में CHO ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। तो इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वहीं हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम मीथेनॉल की बात करते हैं, CH3OH, CH3OH। मिथेनॉल में दिस पार्ट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, मिथाइल ग्रुप, एंड दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। अगर इन दोनों कंपाउंड को हम कंपेयर करें तो इनके हाइड्रोकार्बन पार्ट डिफर कर रहे हैं, तो नेचुरली इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल कांस्टेंट्स में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है। दोनों में एल्कोहलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो नेचुरली इनके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो आपने देखा कि इन जनरल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट और फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन पार्ट कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, जबकि फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। इफ देयर इज एनी चेंज इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, देयर विल बी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड इफ देयर इज चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, नेचुरली देयर विल बी चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। चलिए अब सबसे खास बात, आप देखेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप हैं। बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत सारे ऑर्गेनिक फैमिलीज में डिवाइड किया गया है, लाइक एल्कोहल फैमिली, एल्डिहाइड फैमिली, कीटोन फैमिली,
कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। याद रहे ये जो फैमिलीज का डिवीजन है ये बेस्ड है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड पर। कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत सारे ऑर्गेनिक फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। और किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए इन ऑर्गेनिक फैमिलीज में से किसी एक फैमिली का मेंबर होना जरूरी है, तभी आप उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं होमोलॉगस सीरीज। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, तो आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो एक डेफिनेट ऑर्गेनिक फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स को यदि हम उनके मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो एक सीरीज बन जाती है जिसको हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। देन हाउ यू कैन डिफाइन होमोलॉगस सीरीज? तो हम डिफाइन कैसे करते हैं? इफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए डेफिनिट ऑर्गेनिक फैमिली आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। यदि किसी डेफिनिट ऑर्गेनिक फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स को उनके मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, देन ए सीरीज विल ऑब्टेन, एक सीरीज बनेगी जिसको हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। देन हाउ यू कैन डिफाइन होमोलॉगस सीरीज? आपने देखा कि इफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए डेफिनिट ऑर्गेनिक फैमिली are arranged in increasing order of their molecular mass, then a series is obtained which is called homologous series. In हिंदी, यदि किसी कार्बनिक परिवार के विभिन्न सदस्यों को उनके अणुभार के, उनके मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम होमोलॉगस सीरीज यानी सजातीय श्रेणी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि होमोलॉगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, होमोलॉगस सीरीज की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता, किसी भी होमोलॉगस सीरीज का एक सिंपल जनरल फार्मूला होता है जिससे हम उस सीरीज के सारे मेंबर को डिराइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज each homologous series has a simple general formula from which all the members of the series can be derived. प्रत्येक होमोलॉगस सीरीज का एक सिंपल जनरल फार्मूला होता है जिससे हम उस सीरीज के सारे मेंबर्स को डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अल्केन का, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन्स, अल्केन्स का सिंपल जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो सिंपल जनरल फार्मूला फॉर अल्केन इज CnH2n+2। इस फार्मूले से अल्केन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं हम डिराइव कर सकते हैं। चलिए हम अप्लाई करते हैं। इफ n इक्वल्स टू 1, if n equals to 1, then फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा देखिए, C1H2 into 1 plus 2, that can be written as C1H2 into 1, 2 plus 2 that is 4. You can say CH4. It can be also represented as H, C, H, H and H. It is named as methane. इसको हम मीथेन नाम देते हैं। तो आपने देखा कि अल्केन फैमिली का सिंपल जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इस फार्मूले को अप्लाई करके हमने जब n का वैल्यू 1 रखा
तो जो पहले कंपाउंड का फार्मूला मिला वो मिला CH4 विच इज आल्सो नेम्ड एज मीथेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। चलिए अगर हम n का वैल्यू 2 रखें, इफ n इक्वल्स टू 2, देन C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो आपने देखा कि ये वैल्यू मिलेगा अपने को C2H6। इस C2H6 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, HCHH, देन सिंगल बॉन्ड CHHH, C2H6 इट इज नेम्ड एज ईथेन। क्या नाम देते हैं इसको, हम ईथेन नाम देते हैं। तो आपने देखा कि अल्केन फैमिली का दूसरा मेंबर अपने को मिल गया ईथेन। चलिए हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। इफ n इक्वल्स टू 3, अगर हम n का वैल्यू कितना रख दें, 3 रख दें, देन व्हाट विल बी फार्मूला ऑफ कंपाउंड C3H2 इंटू 3 प्लस 2, दैट इज इक्विवेलेंट टू कह सकते हैं आप C3H, 2 3 जा 6 प्लस 2 दैट इज 8, C3H8। It can be represented like this, HCHH and H. It is named as propane। क्या नाम देते हैं हम इसको, तो प्रोपेन नाम देते हैं। तो आपने देखा कि हर ऑर्गेनिक फैमिली का एक सिंपल जनरल फार्मूला होता है, उस फार्मूले से हम उस ऑर्गेनिक फैमिली के सारे मेंबर को डिराइव कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया अल्केन का, जिसका सिंपल जनरल फार्मूला था CnH2n+2, और इस फार्मूले से हमने इसके कुछ मेंबर डिराइव किए। ऐसे ही आप देखेंगे अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1OH। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला है CnH2n+1OH। इस फार्मूले से याद रहे, दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल फैमिली का ये जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले से हम अल्कोहल फैमिली के मेंबर्स को डिराइव कर सकते हैं। चलिए हम कुछ मेंबर्स डिराइव करते हैं। इफ n इक्वल्स टू 1, देन फार्मूला विल बी C1H2 इंटू 1 प्लस 1OH, दैट कैन बी रिटन एज CH3OH। क्या लिख सकते हैं हम इसको, CH3OH, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, CH3OH, एंड इट इज नेम्ड एज मीथेनॉल। क्या नाम देते हैं हम इसे, तो मीथेनॉल नाम देते हैं। तो आपने देखा अल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर डिराइव हो गया फ्रॉम जनरल फार्मूला CnH2n+1OH। चलिए हम सेकेंड मेंबर देखते हैं। इफ n इक्वल्स टू 2, then formula will be C2H2 into 2 plus 1OH, that is C2H5OH। क्या लिख सकते हैं हम इसको, C2H5OH, जिसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं लाइक दिस, CH3CH2OH, and its name is इथेनॉल। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है इथेनॉल। नाउ इफ n इक्वल्स टू 3, देन फार्मूला ऑफ अल्कोहल विल बी C3H2 इंटू 3 प्लस 1OH, दैट कैन बी रिटन एज C3H7OH। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, CH3CH2CH2OH एंड नेम्ड एज प्रोपेनॉल। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोपेनॉल बोलते हैं। तो आपने देखा कि हर
ऑर्गेनिक फैमिली का एक सिंपल जनरल फार्मूला होता है, उस फार्मूले से हम उस फैमिली के सारे मेंबर को डिराइव कर सकते हैं। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था होमोलॉगस सीरीज का, सजातीय श्रेणी का। अब हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। हमने यहां 3 एग्जाम्पल इसीलिए लिए थे ताकि हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक को दिखा सके आपको। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी होमोलॉगस सीरीज का, 2 consecutive members of a definite homologous series differ by CH2 group। आप देख सकते हैं कि यहां 2 consecutive members, सपोज हम मीथेनॉल और इथेनॉल की बात करें तो इनमें डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस मात्र CH2 ग्रुप का है। आप देख सकते हैं CH3OH, अगर इस CH2 ग्रुप को हटा दें तो ये भी CH3OH हो जाएगा। तो मीथेनॉल और इथेनॉल में डिफरेंस कितने का है? ओनली CH2 ग्रुप का है। वैसे ही इथेनॉल और प्रोपेनॉल की अगर हम बात करें तो इनमें भी डिफरेंस कितने का है? तो मात्र एक CH2 ग्रुप का है। तो आपने देखा 2 consecutive members of a definite homologous series differ by CH2 ग्रुप, जिसको हम मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। याद रहे, मिथाइल नहीं, मिथाइलिन ग्रुप। तो 2 consecutive members के बीच मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होता है। मिथाइलिन ग्रुप को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो लाइक दिस, CH2, दोनों साइड में डबल बॉन्ड, 2 वैकेंट वैलेंसीज हैं इसकी, तो इस CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है 2 consecutive members के बीच। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, 2 consecutive members के मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस होता है? देन आंसर इज 12 + 2 यानी 14 AMU, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है 2 consecutive members के बीच ऑफ ए डेफिनिट होमोलॉगस सीरीज। तो आपने देखा कि एक निश्चित होमोलॉगस सीरीज के 2 क्रमागत मेंबर्स जो हैं, 2 consecutive members जो हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास में 14 एटॉमिक मास यूनिट यानी 14 AMU का डिफरेंस होता है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन हाईलाइट करता है, किसी होमोलॉगस सीरीज की बात करेगा और बोलेगा कि उसके मान लीजिए 3rd मेंबर और 5th मेंबर के मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। 5th मेंबर के लिए n का वैल्यू 5 है, 3rd मेंबर के लिए n का वैल्यू 3 है, तो 5 - 3 यानी कितना हो गया? 2 × 14 यानी 28। तो आप देखेंगे कि उनके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस कितने का होगा? 28 AMU का होगा। तो इन जनरल इस टाइप के क्वेश्चंस जो स्टेट जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें पूछे जाते थे। इसका लेवल नीट और IIT का लेवल तो नहीं है, एम्स का लेवल नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस स्टेट जो एंट्रेंस एग्जाम थे मेडिकल और इंजीनियरिंग के, उसमें पूछे जाते रहे। चलिए, तो आपने देखा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होमोलॉगस सीरीज का, यहां 2 consecutive मेंबर्स के मॉलिक्यूलर मास में 14 AMU का डिफरेंस होता है। 2 consecutive मेंबर्स मिथाइलिन ग्रुप से डिफर करते हैं, उनके बीच डिफरेंस किस ग्रुप का होता है? तो आंसर इज मिथाइलिन ग्रुप, दैट इज CH2 ग्रुप, जिसके 2 वैकेंट वैलेंसीज हैं। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि सारे मेंबर्स में, किसी डेफिनिट होमोलॉगस सीरीज के सारे मेंबर्स में हाइड्रोकार्बन पार्ट डिफर करता है। आप देख सकते हैं मिथेनॉल में मिथाइल पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इथेनॉल में इथाइल पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट है, प्रोपेनॉल में प्रोपाइल पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो एक डेफिनिट होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो अपने हाइड्रोकार्बन पार्ट में यानी एल्काइल या एराइल पार्ट में एक दूसरे से डिफर करते हैं, इसलिए उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, हाइड्रोकार्बन पार्ट कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। चूंकि किसी होमोलॉगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर्स के हाइड्रोकार्बन पार्ट डिफर करते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होता है। तो आपने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखा होमोलॉगस सीरीज का कि डिफरेंट members of a definite homologous series differ in their hydrocarbon part, therefore they differ in their physical properties. Now
फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होमोलॉगस सीरीज का, तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि किसी भी होमोलॉगस सीरीज के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। एंड यू नो फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो नेचुरली चूंकि किसी होमोलॉगस सीरीज के सारे मेंबर्स में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, दे शो सिमिलरिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है? सिमिलरिटी होती है। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही जनरल सा है, आप देखेंगे फोर्थ नहीं बल्कि फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, आप देखेंगे कि किसी होमोलॉगस सीरीज के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के द्वारा, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के द्वारा आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इन ऑल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिले होमोलॉगस सीरीज के। पहला कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा, ईच होमोलॉगस सीरीज हैज ए सिंपल जनरल फार्मूला फ्रॉम व्हिच ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी डिराइव्ड। दूसरा आपने देखा कि two consecutive members of a definite homologous series differ by methylene group, that is CH2 group. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा, different members of a definite homologous series differ in their hydrocarbon part, therefore they differ in their physical properties. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा, different members of a definite homologous series have same functional group and therefore they resemble in their केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करते हैं। और सबसे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा कि डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए डेफिनिट होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसी भी होमोलॉगस सीरीज के विभिन्न सदस्यों को आप बनाने के सेम मेथड के द्वारा बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज के बाद हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमको देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम कैसे देते हैं। तो इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम होता था वह उनके ओरिजिन प्लेस पर बेस्ड होता था, जहां से वो कंपाउंड डिराइव्ड होता था, जहां से वो कंपाउंड प्राप्त किया जाता था, उसके बेसिस पर उसे नाम दे दिया जाता था। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मीथेन CH4 को हम मार्स गैस बोलते थे। क्यों बोलते थे? बिकॉज इट इज फाउंड इन मार्सी प्लेसेस। चूंकि यह मार्सी प्लेसेस पर दलदली स्थानों पर पाया जाता था, इसलिए इसको हम मार्स गैस बोलते थे। आपने देखा भी होगा कि जो दलदली स्थान है जहां पर सीपेज टाइप का जो है एटमॉस्फेयर है, वहां एक अजीब सी बदबू आती है, एक्चुअल में वह मीथेन की होती है। तो आपने देखा मीथेन को हम मार्स गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज फाउंड इन मार्सी प्लेसेस, क्योंकि यह दलदली स्थानों पर पाया जाता था। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मीथेनॉल। मीथेनॉल को हम वुड स्पिरिट बोलते हैं। वुड स्पिरिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। यह लकड़ी के प्रभाजी आसवन के द्वारा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा फाइंड किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते थे? तो वुड स्पिरिट नाम देते थे। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एसिटिक एसिड। एक्चुअली एसिटम मीन्स विनेगर। चूंकि एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता था, सिरके में पाया जाता था, इसलिए उसको नाम दे दिया गया एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल इज यूरिया। व्हाई इट इज कॉल्ड यूरिया? देन आंसर इज इट इज द कंपोनेंट ऑफ यूरिन। ये यूरिन में पाया जाता था, इसलिए हम इसको क्या नाम देते थे? यूरिया। तो आपने देखा कि शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नेमिंग की जाती थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नाम दिया जाता था, वह उनके ओरिजिन प्लेस पर बेस्ड होता था। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बढ़ती गई, आप देखेंगे कि एक ही कंपाउंड को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम मिलने लगा। जरूरी हो गया कि कोई एक सिस्टम डेवलप किया जाए जिसके बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दिया जाए। और देन आया IUPAC सिस्टम, दैट इज इंटरनेशनल
यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम अब बात करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग की। ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग क्या है, IUPAC सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नाम देते हैं। तो याद रहे यह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि IUPAC सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम होता है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम इन जनरल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम इन जनरल सामान्यतः 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले पार्ट को हम नाम देते हैं वर्ड रूट। तो फर्स्ट पार्ट का क्या नाम हुआ, दैट इज वर्ड रूट। सेकेंड पार्ट कहलाता है सफिक्स और थर्ड पार्ट कहलाता है प्रीफिक्स। तो आप देखेंगे कि इन जनरल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम 3 पार्ट से मिलकर बना होगा। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड वर्ड रूट, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सफिक्स एंड थर्ड वन इज कॉल्ड प्रीफिक्स। देखते हैं वर्ड रूट क्या होता है। तो आप देखेंगे कि वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में कार्बन आइटम्स की संख्या कितनी है, यह रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट। तो आप देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वर्ड रूट को क्या क्या नाम देते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिर्फ एक कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट यूज होता है मेथ। क्या यूज होता है, मेथ। अगर लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है देन वर्ड रूट इज एथ। क्या वर्ड रूट यूज होगा, इफ 2 कार्बन आइटम्स आर देयर इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, आंसर इज एथ। Third, if 3 carbon atoms are there in longest continuous carbon chain, longest continuous carbon chain में अगर 3 कार्बन है तो वर्ड रूट यूज होता है प्रोप। 4 कार्बन है, 4 कार्बन आइटम्स आर देयर, देन वर्ड रूट इज ब्यूट। याद रहे ये जो फर्स्ट 4 वर्ड रूट्स, These are स्पेशल वर्ड रूट्स। ये स्पेशल वर्ड रूट हैं, ये किसी न्यूमेरल सिस्टम पर बेस्ड नहीं है। तो आपने देखा कि फर्स्ट 4 वर्ड रूट्स दैट इज मेथ, एथ, प्रोप एंड ब्यूट, they are not based upon any numeral system, they are actually special word roots। इनके बाद के जो वर्ड रूट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन ग्रीक न्यूमेरल सिस्टम। ये ग्रीक न्यूमेरल सिस्टम पर बेस्ड हैं। तो अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में 5 कार्बन आइटम्स हैं देन वर्ड रूट इज पेंट। आपको मालूम है ग्रीक न्यूमेरल सिस्टम में नंबर 5 के लिए वर्ड यूज होता है पेंटा, तो वहां से वर्ड रूट ले लिया गया पेंट। सिमिलरली if 6 carbon atoms are there in longest continuous carbon chain, अगर longest continuous carbon chain में 6 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट यूज होता है हेक्स। 7 कार्बन आइटम्स हैं तो हेप्ट और सेप्ट। 8 कार्बन आइटम्स हैं देन ऑक्ट। 9 कार्बन आइटम्स हैं देन यूज होता है नोन। एंड इफ 10 कार्बन आइटम्स आर देयर देन वर्ड रूट इज डेक। तो आपने देखा कि जो वर्ड रूट है यह लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर कार्बन आइटम की संख्या 1, 2, 3 एंड 4 है देन स्पेशल वर्ड रूट्स यूज होते हैं मेथ, एथ, प्रोप एंड ब्यूट। लेकिन अगर कार्बन आइटम्स की संख्या 4 से ज्यादा है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उस समय जो वर्ड रूट होगा वह ग्रीक न्यूमेरल सिस्टम से डिराइव्ड होगा, लाइक हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, लाइक दिस। चलिए भाई वर्ड रूट के बाद
सेकेंड जो पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम का, दैट इज सफिक्स। आपको मालूम है सफिक्स किसी वर्ड के बाद जोड़ा जाता है, तो ये वर्ड रूट के बाद जोड़े जाएंगे और ये सफिक्सेस खुद दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो अब हमको यह देखना है कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन आइटम्स इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है उसमें कार्बन आइटम्स के बीच बॉन्डिंग का क्या नेचर है, इसको रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बॉन्डिंग 3 होंगे। आप देखोगे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इफ सी सिंगल बॉन्ड सी इज देयर, देन प्राइमरी सफिक्स इज एन, ANE। क्या यूज होता है प्राइमरी सफिक्स? ANE यूज होता है, दैट इज एन यूज होता है इफ सिंगल बॉन्ड इज देयर। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, देन प्राइमरी सफिक्स इज इन, दैट इज ENE। क्या यूज होगा प्राइमरी सफिक्स? इन यूज होगा यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, देन प्राइमरी सफिक्स इज YNE, दैट इज आइन। तो आपने देखा कि जो प्राइमरी सफिक्स है ये रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन आइटम्स इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। जो सबसे लंबी कार्बन चेन है कंपाउंड की, उनमें कार्बन आइटम के बीच बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स यूज होगा ANE, दैट इज एन। डबल बॉन्ड है तो ENE, दैट इज इन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, दैट इज आइन। तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। ऑलवेज रिमेंबर प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड विथ वर्ड रूट। इसे हमेशा वर्ड रूट के साथ जोड़ा जाता है। तो आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम में वर्ड रूट के बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, दैट इज नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को। कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेकेंडरी सफिक्स के द्वारा। अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे और देखेंगे कि उनके लिए सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन सा यूज होता है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप और उनके रेस्पेक्टिव सेकेंडरी सफिक्स क्या क्या हैं, इसको हम देखेंगे यहां पर। अगर हम बात करें, चलिए यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप लेने जा रहे हैं और जस्ट बगल में उसका हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है उसके लिए वो देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे हम यहां पर। सपोज एल्कोहलिक ग्रुप इज देयर, OH ग्रुप, जिसको आप एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। तो एल्कोहलिक ग्रुप के लिए IUPAC सिस्टम में सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है OL, OL, दैट इज OL। नाउ सेकेंड फंक्शनल ग्रुप, अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, CHO ग्रुप, जिसको हम सिंपली एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है अल, AL। याद रहे दोनों में डिफरेंस है। एल्कोहल ग्रुप के लिए OL, दैट इज ओल, एंड एल्डिहाइड ग्रुप के लिए AL, दैट इज अल यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम कीटोन ग्रुप की बात करें, C डबल बॉन्ड O विथ 2 वैकेंट वैलेंसीज ऑफ कार्बन, इसको हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं। कीटोन ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है दैट इज ONE, ओन यूज होता है। ऐसे ही अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, COOH ग्रुप, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं, यहां ऊपर लिखता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप।
दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है दैट इज ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब के लिए अलग अलग सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ये तीनों पार्ट आए हों, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो एक चीज और, सेकेंडरी सफिक्स इज ऑलवेज रिटन आफ्टर प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को हमेशा प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस एग्जांपल को देखिए, हियर लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, देन वर्ड रूट विल बी एथ, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट एथ यूज करते हो, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स यूज होगा इन, देन इट्स IUPAC नेम विल बी इथीन। क्या होगा इसका IUPAC नेम? इथीन होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल, सपोज हम इस कंपाउंड को लेते हैं CH3, देन C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप देख सकते हैं इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टोटल 3 कार्बन है, देन वर्ड रूट विल बी प्रोप, और प्रोप के साथ यूज होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो प्राइमरी सफिक्स आता है दैट इज आइन। तो प्रोप प्लस आइन ये मिलकर हो जाएगा प्रोपाइन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो प्रोपाइन होगा। चलिए हम एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज इस कंपाउंड की बात करते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टोटल 3 कार्बन है, देन इट्स वर्ड रूट विल बी प्रोप। प्रोप के बाद सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। याद रहे कार्बन ऑक्सीजन हमको नहीं देखना है, हमको कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग देखनी है। तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स यूज होगा ANE, दैट इज एन। एंड इन दिस केस सेकेंडरी सफिक्स आप देख सकते हैं इसमें एल्डिहाइड ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है अल। तो तीसरा पार्ट इसमें जोड़ना है हमको अल। तो अगर हम इन तीनों पार्ट को कंपाइल कर दें, जोड़ दें, तो IUPAC नेम इस कंपाउंड का मिल जाता है प्रोपेनल। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम में पहला पार्ट होगा वर्ड रूट, सेकेंड पार्ट होगा सफिक्स जिसके 2 टाइप होंगे, प्राइमरी सफिक्स जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स को शो करेगा, और सेकेंडरी सफिक्स जो कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो IUPAC नेमिंग का तीसरा पार्ट होता है प्रीफिक्सेस। ये क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे एटम्स और ग्रुप्स हैं जिनको IUPAC सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता और उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स मानते हैं और एज ए प्रीफिक्स नेम देते हैं। तो क्या बताया गया आपको? कुछ ऐसे एटम्स और ग्रुप्स हैं जिनको IUPAC सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, उनको सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, प्रतिस्थापी माना जाता है, और एज प्रीफिक्स उनको IUPAC में नेमिंग की जाती है उनकी एज ए प्रीफिक्स। याद रहे प्रीफिक्स को हमेशा वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे एटम्स और ग्रुप्स हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते इन IUPAC सिस्टम और एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान करके प्रीफिक्स के रूप में नाम देते हैं। तो उसमें हैलोजन्स जो हैं वो सबसे पहले आते हैं। अगर हम बात करें Cl की, क्लोरीन एटम, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज क्लोरो।
Br के लिए यूज होता है ब्रोमो, I के लिए यूज होता है आयोडो। ऐसे ही एल्काइल ग्रुप्स जो हैं उनको भी हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, एज ए प्रीफिक्स उनको नेम देते हैं। उसमें अगर हम CH3 ग्रुप की बात करें, इसको हम मिथाइल बोलते हैं। CH3 CH2 जिसको आप C2H5 भी लिखते हो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इसको हम इथाइल बोलते हैं, इथाइल ग्रुप। तो ये कुछ ऐसे एटम्स और ग्रुप्स हैं जिनको हम IUPAC सिस्टम में एज प्रीफिक्स ट्रीट करते हैं। ऐसे ही आप NO2 की यदि बात करें, NO2 ग्रुप इट इज नेम्ड एज नाइट्रो, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है नाइट्रो। NH2 की यदि बात करें, NH2 इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है एमिनो। तो ये कुछ ग्रुप्स जिनको IUPAC सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है और एज ए प्रीफिक्स नेम दिया जाता है। याद रहे, इनको हमेशा वर्ड रूट से भी पहले लिखा जाता है। तो आपको एक ऑर्डर मिल गया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम में डिफरेंट पार्ट का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होगा, तो आप देखेंगे सबसे पहले यूज होगा प्रीफिक्स। पहले आपको किसको लिखना है, प्रीफिक्सेस को लिखना है। दिस इज द ऑर्डर, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद सबसे अंत में आएगा सेकेंडरी सफिक्स। याद रहे, इस ऑर्डर को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कभी भी अगर आपने इस ऑर्डर को चेंज कर दिया तो आपका IUPAC नेम गलत हो जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन्हीं ऑर्डर में हम रखेंगे डिफरेंट पार्ट्स को और हमको कंपाउंड का IUPAC नेम मिल जाएगा। एक कंपाउंड हम यहां लेने जा रहे हैं CH3, CH3, CH2, then CH, double bond CH, and last one is C, double bond O, CH3. Suppose we have to name this compound. याद रहे, इस कंपाउंड को नेम देने के लिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी आया है, मल्टीपल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड, और सब्स्टिट्यूएंट भी आया है। तो IUPAC नेम देते समय इनका हमको पोजीशन भी बताना पड़ता है, और पोजीशन बताने के लिए हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में कार्बन एटम की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। IUPAC नेमिंग के जो रूल्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चूंकि हमने आपको रूल्स नहीं बताए हैं इसलिए नंबरिंग मैं खुद कर दे रहा हूं यहां पर। तो यहां पर कार्बन एटम्स की नंबरिंग सपोज लाइक दिस है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप देख सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है वो 7 कार्बन की है। तो नेचुरली इस कंपाउंड का वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट करिस्पॉन्डिंग टू 7 कार्बन एटम्स, इसका वर्ड रूट होगा हेप्ट और सेप्ट, ये इसका वर्ड रूट। अब प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स जो कि नेचर ऑफ बॉन्ड को डिनोट करता है, यू नो इट। यहां पर प्राइमरी सफिक्स आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वो भी थर्ड कार्बन पर। याद रहे, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो 2 कार्बन के बीच आता है हमेशा, और चेन में जो कार्बन पहले आया हुआ है उस पर माना जाता है। तो यहां पर डबल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच है तो इसे हम थर्ड कार्बन पर मानेंगे। तो यहां पर प्राइमरी सफिक्स होगा 3 इन। नाउ सेकेंडरी सफिक्स जो कि फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप आपको नजर आ रहा है जो कि सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है। तो सेकेंडरी सफिक्स इस कंपाउंड का हो गया 2 ओन। नाउ
प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। आप देख सकते हैं कि 6th कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो यहां पर प्रीफिक्स जो है दैट इज 6 मिथाइल। 6th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है तो प्रीफिक्स हो गया 6th मिथाइल। अब इनको हम इस ऑर्डर में रख देते हैं, हमको कंपाउंड का IUPAC नेम मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को रखना है, तो प्रीफिक्स यहां पर क्या है? 6 मिथाइल। आप देख सकते हैं 6 मिथाइल यहां का प्रीफिक्स है। नाउ वर्ड रूट इज, उसके बाद हमको वर्ड रूट रखना है। वर्ड रूट यहां पर है हेप्ट। हेप्ट के साथ अपने को प्राइमरी सफिक्स रखना है। प्राइमरी सफिक्स इज 3-इन, दैट इज हेप्ट 3-इन, 3-इन, एंड सेकेंडरी सफिक्स इज 2-on, तो उसके बाद हमको सेकेंडरी सफिक्स रखना है। प्राइमरी सफिक्स के बाद 3-in इज प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इज 2-on, तो यहां पर हमने रख दिया 2-on। तो ये हो गया इस कंपाउंड का IUPAC नेम, दैट इज 6 मिथाइल हेप्ट 3-in 2-on। तो अगर आपको कार्बन एटम की नंबरिंग आ जाए तो आप इस ऑर्डर में, दैट इज सबसे पहले आपको प्रीफिक्स को रखना है, देन वर्ड रूट को रखना है, देन प्राइमरी सफिक्स को रखना है और सेकेंडरी सफिक्स को रखना है विथ देयर पोजीशंस। उनके पोजीशंस के साथ अगर हम प्लेस कर दें तो हमको कंपाउंड का IUPAC नेम मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।